बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। खौफो दहशत से भरपूर सनसनीखेज नावल अकाल सागर, एपिसोड नंबर 2। दोपहर को दयाल चंद दुकान से घर खाना खाने के लिए आया तो यहाँ उसने तमाशा ही नया देखा। पार्वती जमीन पर बैठी करा रही थी और तीनों लड़कियां उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। दयाल चंद दूर कर पार्वती के पास पहुंचा। उसने परेशानी से पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं पिताजी, कमर में मोच आ गई है। पाँव फिसल गया था, गिर गई, कमर में मोच आ गई। अरे अरे, ये तो बुरा हुआ। दयालचंद ने बीवी को उठाया। पार्वती हाय हाय करती रही। शाम तक उसकी हाय हाय नहीं रुकी। दयालचंद भी काफी देर में दुकान पर गया और जल्दी दुकान बंद कर वापस आया। कन्हैया लाल अपने कमरे में मौजूद था। उसने इस मामले में कोई मुदाखलत ना की। रात गुजरी, दूसरा दिन गुजरा, लेकिन पार्वती की कमर की तकलीफ दूर ना हुई। कमर में चुक आ गई थी। फिर पड़ोस की औरत पार्वती को देखने आई तो उसने कहा, पार्वती, जो कुछ भी इलाज कर रही हो वो तो करो ही, मगर तुम ऐसा करो, गुलाम शेर को बुलाओ, कमर पर लात मारेगा तो चुक ठीक हो जाएगी। वो पायल है। लो, अब कमर पर लात भी लगवाऊंगी। झांकी बहन, वैसे ही ससुरी की कमर टेढ़ी हो रही है। दयालचंद ने हंसते हुए कहा, अरे भैया दयालचंद, सच कह रही हूँ, एक लात मार देता है हल्की सी, कमर ठीक हो जाती है। मोहल्ले में किसी से पूछो और फिर ये तो पुरखों की कही हुई बात है। उल्टे पैदा होने वाले बड़ी अनोखी सिफ्तों के मालिक होते हैं। तो जरा बुलाकर लाओ जाकर खुद ही करीम शेर के बेटे को, दयालचंद ने कहा और जानकी देवी अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। मैं लाती हूँ बुलाकर। करीम शेर तो बड़ा अच्छा है, सारे मोहल्ले वालों के काम आता है। कोई एक बात कह दो इससे तो समझ लो कि पीछे लग जाता है, पर लालची भी बहुत है। पता नहीं क्या क्या हरकतें करता रहता है। खैर, हमें इससे क्या, तुम जरा जाकर उसके बेटे गुलाम शेर को बुला लाओ। गुलाम शेर की उम्र तकरीबन 13-14 साल थी। मसें भीग रही थी। बेहतरीन शक्लो सूरत का तंदुरुस्त और तवाना लड़का था। करीम शेर की औलाद तो मालूम ही नहीं होता था। अक्सर लोग हंसकर करीम शेर से कहा करते, करीम शेर लड़का कहाँ से अगवा किया है, बता तो दे कम अज कम। अरे भैया, बस तुम्हारी मोहब्बत है। ससुरा 2 कौड़ी का है, ना पढ़कर देता है ना लिख कर। कितनी कोशिश की कि पढ़ लिख ले, पर भैया किसी के काबू में आने वाला कहाँ है। कहता है, अब्बा मैं पढ़ा लिखा हूँ, तू मेरा इम्तिहान ले लो। अब बताओ मैं क्या इम्तिहान लूंगा। बहरहाल जानकी देवी गुलाम शेर को बुला लाई और गुलाम शेर ने पार्वती की कमर पर हल्की हल्की 3 बार लात मारी। पार्वती को एकदम ऐसे लगा जैसे दर्द गायब हो गया हो। उसने हैरत से गुलाम शेर को देखा। बताओ चाची, अब 2-4 लाते और खाओगी? गुलाम शेर ने शरारत से कहा। पार्वती की तकलीफ में अगर कोई कमी ना होती हुई तो इस बात पर चिढ़कर आदत के मुताबिक न जाने क्या क्या सुना देती, लेकिन हैरत अंगेज बात हुई। हंसकर बोली, हाँ और क्या करेगा, लाते ही तो मारेगा तू चाची को। तो और क्या करेगा माता जी, शक्ल से ही गधा लगता है। पुष्पा मुस्कुरा कर बोली, गधा नहीं गोरा। चंद्रा ने भी हंसकर कहा और गुलाम शेर वहां से चला गया। कमरे के दरवाजे पर कन्हैयालाल खड़ा अजीब सी निगाहों से जाते हुए गुलाम शेर को देख रहा था। जब पार्वती उठकर खड़ी हुई तो दयालचंद ने हैरान निगाहों से उसे देखते हुए कहा, कमाल है भाई, ऐसी भी दवाएं हुआ करती हैं। लेकिन रात को जब दयालचंद खाने पीने से फरागत हासिल करके सहन में दरख्त के नीचे बैठा हुक्का पी रहा था, कन्हैयालाल उसके पास आया और दयालचंद जल्दी से चारपाई से उठ गया। बैठे रहो दयालचंद, बैठे रहो। आप आइए महाराज, महाराज कुछ खा पी लीजिए, आपको भगवान का वास्ता। देखो दयालचंद, मुझसे ऐसी बेकार बातें मत किया करो। भगवान का वास्ता? मुझे भगवान से क्या वास्ता? कन्हैयालाल के लहजे में एक अजीब सी नफरत थी, लेकिन दयालचंद सीधा साधा आदमी था। कन्हैयालाल के लहजे में छुपी हुई नफरत को ना समझ सका। फिर उसने कहा, मैं तो सिर्फ इसलिए कहता हूँ, अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मेरा ख्याल है तुम मुझे अपने पास रखना नहीं चाहते। नहीं महाराज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो फिर ये बेकार बातें मत किया करो मुझसे। कहो, क्या हवेली के बारे में कुछ मालूमात हासिल हुई? नहीं मालिक,
हम तो दुकान पर बैठे होते हैं, आप कहीं तो जाकर मालूमात हासिल करें। नहीं, ऐसे नहीं। जैसे मैं तुम्हें बताऊंगा वैसा करना। वैसे आज मैंने ये अजीब तमाशा देखा। इससे पहले कभी ऐसे तमाशा मेरी निगाहों के सामने नहीं आ सका। कौन सा तमाशा महाराज? इस लड़के ने तुम्हारी धर्म पत्नी की कमर पर लाते मारी और वो सीधी खड़ी हो गई, जबकि इससे पहले वो हाय हाय करके सारा घर सर पर उठाए हुए थी। महाराज, वो पायल है और मोहल्ले भर के लोगों की तरह इसकी मदद करता रहता है। कौन है वो? किसका लड़का है? क्या करता है? महाराज, उसके पिता का नाम करीम शेर है। मुसलमान लोग हैं। बुशनबेरी में मुसलमान ज्यादा हैं। पहले किसी जमाने में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था तो ये इलाका मुकम्मल तौर पर हमारा था। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जहाँ से ज्यादातर हिंदू हिंदुस्तान चले गए और अब हम बहुत थोड़े लोग यहाँ रहते हैं। पर महाराज, इन लोगों से हमें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंची। करीम शेर बजाते खुद एक बहुत अच्छा आदमी है। अब ये तो आपको ही पता है कि हमारी आबादियों में बारिश वगैरह नहीं होती। सूखे रेगिस्तान, चटियल जमीनें पड़ी हैं। चुनाचे यहाँ गरीब बहुत ज्यादा हैं। और अगर बदनसीबी से किसी के 4-6 बच्चे ज्यादा हो तो समझ ले महाराज, उसके हाथों भूख का डेरा है। बेचारा करीम शेर भी मेहनत मजदूरी करता है, मगर वही बात कि तन को है तो पेट को नहीं, और पेट को है तो तन को नहीं। 4 बेटियां 4 बेटे हैं इसके। 8 बच्चों का सिर्फ 7, एक बीवी और एक वो खुद। अब बताइए कहाँ से पिए कहाँ से खाए? ये है इस बेचारे की कैफियत। लड़की का नाम क्या है? गुलाम शेर। उसका नंबर कौन सा है बहन भाइयों में से? सबसे बड़े 2 भाई हैं, फिर एक बहन, उसके बाद चौथे नंबर का है वो बाकी भाई बहनों में। बहुत गुर्बत है इनके यहाँ। हाँ महाराज। ठीक, तुम कुछ बात करेंगे मगर अभी नहीं। तुम्हारी परेशानी दूर करना चाहता हूँ मैं। महाराज, बस आपकी दया चाहिए। मोहब्बत की निगाहों से देखे हमें, समझ ले सब कुछ मिल गया। अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, और जैसा मैं कह रहा हूँ होशियारी से वैसा ही करना। जी महाराज, ठीक है। तो फिर सुनो और गौर से सुनो। कन्हैया लाल दयालचंद को मध्यम लहजे में कुछ समझाता रहा और दयालचंद गहरी गहरी सांसें लेकर सुनता रहा। फिर उसने खुश कोंठों पर जुबान फेरकर गर्दन हिलाकर कहा, ठीक है महाराज, जैसा आपका हुक्म। सुंदरलाल के दिल में ये बात न जाने क्यों जड़ पकड़ चुकी थी कि गोविंद और चोखा इसके बाप के बारे में सब कुछ जानते हैं और वही कोई ऐसी साजिश कर रहे हैं जो बाद में इन लोगों के लिए खतरनाक साबित होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्हें ये नहीं पता चल सका कि कन्हैया लाल जी की लाश कहाँ गायब हो गई। फिर उस दिन सुंदरलाल हवेली से अपनी मोटर में निकला था कि थोड़े फासले पर उसे एक शख्स हाथ उठाए खड़ा नजर आया। सीधा साधा मुकामी आदमी मालूम होता था। उसने दोनों हाथ जोड़े और सुंदरलाल ने गाड़ी रुकवा दी। क्या बात है भाई, मुझसे कोई बात करना चाहते हो? मुझसे कोई काम है क्या? जी महाराज, उसने जवाब दिया। बोलो क्या काम है? आपका थोड़ा समय लेंगे महाराज। इस वक्त तो मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। तुम अगर चाहो तो शाम को मेरे पास आ सकते हो। हवेली में आ जाना। क्या नाम है तुम्हारा? नाम हमारा दयालचंद जोशी है, पर बात ऐसी है कि आपको अभी हमारी बात सुन लेनी चाहिए। तो फिर बताओ ऐसी क्या बात है? महाराज, अकेले में बात करनी है आपसे। अच्छा भाई ठीक है, चलो ड्राइवर तुम जरा गाड़ी बंद करके यहाँ से दूर चले जाओ। और देखो दयालचंद, जरा जल्दी से मुझे बताओ कि क्या बात है। मुझे एक जरूरी जगह पर पहुंचना है। ड्राइवर उतरकर चला गया तो दयालचंद ने करीब आकर कहा, महाराज हम बजाज है, कपड़े व्यापार करते हैं, मंडी पर हमारी दुकान है। ठीक है फिर? महाराज अब बात ऐसी अहम है कि हम आपको फौरन बताए देते हैं। आप जाने की जल्दी कर रहे हैं। अगर हमारी बताई हुई बात से जरा जरूरी कोई काम है तो आपको तो बेशक आप चले जाइए। भाई बात बताओ तो सही, सुंदरलाल ने कहा। महाराज कन्हैया लाल हमारे पास है। दयालचंद की आवाज भम धमाके से कम न थी। सुंदरलाल शायद सनसी का शिकार हो गया था। एक लम्हे तक तो दयालचंद के अल्फाज ही उसकी समझ में नहीं आ सके, लेकिन जब उसने दयालचंद के अल्फाज पर गौर किया तो काम कर बोला, क्या कहा तुमने? फिर से कहो, क्या कह रहे थे? महाराज कन्हैया लाल हमारे पास है, हमारे घर में रह रहे हैं वो आजकल। क्या बकवास कर रहे हो? कमाल है महाराज, आप इसे बकवास कह रहे हैं। आप देखें, अगर ये बकवास है तो बकवास ही सही। सुंदरलाल जल्दी से गाड़ी से नीचे उतर आया। उसने एक निगाह ड्राइवर पर डाली और फिर दयालचंद का हाथ पकड़कर एक तरफ बढ़ता हुआ बोला, क्या कह रहे हो जोशी? मुझे एक बार फिर से बताओ। तुम्हारे अल्फाज इस कदर सनसनीखेज है कि मेरा पूरा वजूद कपकपा करे गया। भगवान के लिए मुझे बताओ तुम क्या कह रहे हो? कन्हैया लाल आपके पिताजी है ना? सुंदरलाल जी, आप हमें नहीं जानते पर हम तो आपको जानते हैं और हम महाराज कन्हैया लाल को भी जानते हैं। कन्हैया लाल इस वक्त हमारे घर में हैं। 2 दिन से वही है, आज तीसरा दिन है और हम आपको उनके बारे में बताने आए हैं। मगर वो
मेरा मतलब है कि तुम्हें मालूम है कि उनका देहांत हो चुका है। दयालचंद के बदन में भी कपकपी दौड़ गई। एक लम्हे के अंदर अंदर उसे गुजरे हुए तमाम वाकयात याद आए। कन्हैया लाल उसे मरघट के किनारे बैठा हुआ मिला था। उसके बाद उसने अजीबोगरीब बातें कही थी। उसके साथ आ गया था, लेकिन फिर उसने फौरन खुद को संभाला। कन्हैया लाल तो उसके पास मौजूद है। सुंदर लाल को जरूर कोई धोखा हुआ है। अब अजीब बातें करते हैं महाराज। हम आपसे कह रहे हैं ना कि वो हमारे पास मौजूद है। अब चाहे तो चलकर देख सकते हैं। कहाँ है तुम्हारा घर? बस वो बरगद वाली पलैया के पीछे हमारा छोटा सा झोपड़ा है। मगर बताओ तो सही कन्हैया लाल, तुम्हें कहाँ मिले थे? महाराज, बस ऐसे ही हम अपनी दुकान पर बैठे थे तो वो टहलते हुए हमारे पास आए और हमने उन्हें अपने पास बिठाया। हम उन्हें पहचानते थे महाराज। इतने बड़े ठाकुर कन्हैया लाल को भला कौन नहीं पहचानता। हमने उनसे जल पानी के लिए पूछा तो कहने लगे कि नहीं भाई, मैं एक मुश्किल में हूँ, जल पानी नहीं चाहिए, पर थोड़े दिन के लिए अपने घर में पनाह दे दो। हमने उनके चरण छूकर कहा कि महाराज, इतने बड़े आदमी हैं आप, हमारा जीवन हाजिर है आपके लिए, आप पनाह की बात करते हैं। बस हम उन्हें अपने घर ले आए और उस वक्त से उनकी सेवा कर रहे हैं। अच्छा, उस वक्त भी वो तुम्हारे घर में मौजूद हैं? हाँ महाराज। और तुमने 2 दिन से मुझे इत्तला नहीं दी? महाराज, उनकी सेवा करना चाहते थे हम। ठीक है, चलो मुझे अपने घर ले चलो, लेकिन एक बात समझना कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं पिस्टल की 6 गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। अरे नहीं महाराज, हम क्या गड़बड़ करेंगे, गरीब आदमी हैं, बस मोहब्बत से महाराज की सेवा की थी। आओ अब बैठो गाड़ी में, सुंदरलाल ने कहा और फिर वो ड्राइवर को इशारा करने लगा। ये बात सुनने के बाद बाकी जरूरी काम खत्म हो जाते थे। दयालचंद सुंदरलाल के साथ गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। वैसे ये थोड़ा सा झूठ उसने कन्हैया लाल के कहने पे बोला था। कन्हैया लाल ने उससे कह दिया था कि वो उसे ये ना बताए कि वो उसे मरघट पर मिला था, बस ये कह दे कि वो इनकी दुकान पर आया था। बहरहाल दयालचंद ने अपना ये काम बखूबी सर अंजाम दिया और सुंदरलाल के जहन में बुंचाल आया हुआ था। वो सोच रहा था यकीनी तौर पर कोई बहुत ही पुरअसरार मुअम्मा हल होने वाला है। हल्के से खौफ का एहसास भी उसके दिल में था और वो ये सोच रहा था कि इस सारी पुरअसरार कहानी का पसे मंजर क्या है। ठाकुर साहिब को अगर जहर देकर मार दिया गया था तो क्या वो जिंदा बच गए थे? और अगर बच गए थे तो अपनी जिंदगी का ऐलान करने की बजाय उन्होंने अर्थी पर से फरार होना क्यों जरूरी समझा? ये बातें उसकी समझ में नहीं आ रही थी और उस वक्त वो शदीद जहनी बहरान का शिकार होकर उस शख्स के साथ उसके घर जा रहा था। एक लम्हे के लिए उसके दिल में ये ख्याल आया कि रास्ते से हरी लाल को अपने साथ ले ले, लेकिन घर के मामलात जिस कदर कम लोगों की जुबान तक पहुंचे ज्यादा अच्छा है। उस वक्त जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था वो इसका वफादार और अहम साथी था और फिर वैसे भी कुछ ना कुछ तो करना ही था। चुनाचे उसने ड्राइवर का रिस्क ले लिया, लेकिन उसका जहन शदीद हिजान का शिकार था। ये सारा मुअम्मा कुछ समझ में नहीं आने वाला था। फिर थोड़ी देर के बाद वो उस जगह पहुंचे जहां दयालचंद जोशी का मकान था। गाड़ी रुकी। दयालचंद जोशी ने सुंदरलाल को अपने साथ लिया और घर के अंदर पहुंच गया। बाहर दरख्त के नीचे चारपाई पर कन्हैया लाल बैठा था। सुंदरलाल ने उसे देखा और दूसरे लम्हे उसके हलक से दर्द बड़ी चीख निकली। पिताजी महाराज, ये कहकर वो दौड़ा और कन्हैया लाल से जाकर निपट गया। वो ज़ारो कितार रो रहा था। कन्हैया लाल के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। सुंदरलाल रोता रहा। दयालचंद काफी फांसी पर मुंह फेरकर खड़ा हुआ। जब सुंदरलाल के दिल की भड़ास निकली तो उसने कहा, कहाँ चले गए थे आप पिताजी? क्यों चले गए थे? क्या हुआ था आपको? आप तो मारे गए थे। आप तो किसी ने आपको जहर दिया था। बताइए किसने दिया था? पिताजी मुझे बताइए। सुंदरलाल बाप के सीने से सर रगड़ने लगा, लेकिन कन्हैयालाल खामोशी से बैठा सुंदरलाल को देख रहा था। खासी देर इसी अंदाज में गुजरी तो सुंदरलाल ने बाप का चेहरा देखा। कन्हैयालाल उसे हैरान सी निगाहों से देख रहा था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, तुम सुंदरलाल हो ना? सुंदरलाल चौंक पड़ा। कन्हैयालाल के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। सुंदरलाल रोता हुआ बोला, आप मुझे नहीं पहचान रहे पिताजी, आपका सुंदर हूँ मैं। सुंदरा कहते थे आप मुझे। हाँ सुंदरा, मगर मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? तुम सुंदरा हो और वो एक और है ना, क्या नाम है उसका? महिंद्रा। मगर मैं कौन हूँ? क्या हो गया है पिताजी आपको? ये आपको क्या हो गया? जोशी इधर आओ, मेरे पास आओ जोशी। सुंदरलाल ने दूर खड़े हुए दयालचंद को आवाज दी और दयालचंद दौड़ता हुआ उन दोनों के पास पहुंच गया। देखो पिताजी, कुछ बैकी बैकी बातें कर रहे हैं। ये तो मुझे पहचानते हैं, महिंद्रा को भी जानते हैं, पर अपने बारे में पूछते हैं कि ये कौन है। बस महाराज, मैंने आपको शायद बताया तो था, अगर नहीं बताया था तो मैं भूल गया हूँगा। ऐसे ही बैकी बैकी बातें करते हैं। पूछ रहे थे कि ये कौन सी बत्ती है, बस्ती का क्या नाम है, इनका अपना क्या नाम है।
बस महाराज, हम तो पहचानते थे अपने महाराज को, बड़ी मुश्किल से हमने संभाल रखा है। ओ भगवान, इनके दिमाग पर असर हुआ है। दयालचंद, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, तुमने बड़ी मदद की है मेरी। मेरे पिताजी को तुमने इतना संभाल के रखा, तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। ले जा रहा हूँ, मैं अपने पिताजी को यहाँ से ले जा रहा हूँ। महाराज, हम तो आपके दास हैं, जैसे आपका हुक्म। सुंदरलाल ने जेब से चंद नोट निकालकर दयालचंद की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तुम्हारा खर्चा हुआगा पिताजी पर। नहीं महाराज, आपकी दया है। हर चीज का मोल नहीं देते महाराज, बुरा लगता है। आप भी ऐसा ना करें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदरलाल ने कन्हैयालाल को सहारा दिया। उसके बाद वो कन्हैयालाल को बाहर लाया, गाड़ी में बिठाया और उसे लेकर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे ख्याल आया। उसने ड्राइवर से कहा, ऐसा करो, वीर जी की तरफ गाड़ी ले चलो। थोड़ी देर के बाद गाड़ी हरीलाल के घर के सामने रुक गई। ड्राइवर हरीलाल को बुलाने के लिए चला गया और जरा सी देर में हरीलाल खामता कामता हुआ आया। वो ऐसे ही पूछता चला आया कि आखिर ऐसी कोई बात हो गई है। लेकिन जैसे ही उसकी निगाह कन्हैयालाल पर पड़ी, वो हैरत से मुंह खोलकर रह गया। फिर उसके हलक से गुटी गुटी आवाज निकली, बड़े महाराज, अंदर आओ वीर जी, अंदर आओ। सुंदरलाल ने कहा और हरीलाल उसके पास आ बैठा। वो आंखें बैठकर कन्हैयालाल को देख रहा था। फिर उसने कहा, मगर महाराज, ये अजीबोगरीब बात हुई है। मैंने एक शख्स दयालचंद जोशी के यहाँ से लाया हूँ। सुंदरलाल ने मुखसिर अल्फाज में वीर जी को सारी बात बताई और हरीलाल का मुंह और कोई बात की। बड़े महाराज ने रास्ते में नहीं, बिल्कुल खामोश से हैं, अपने बारे में पूछते हैं। अब ये बताओ हरीलाल कि अब क्या करना चाहिए। मैं इन्हें सीधा कर ले जाऊं? ये बात तो मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों के दिलों को धचके लगेंगे। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता चल सका अभी तक कि आखिर ये अर्थी से कैसे गायब हुए। सारे कर्म करे थे हमने, नहलाया दहलाया था इन्हें, और उस समय इनके अंदर जिंदगी की कोई रमक न थी। लो, मैं खुद शरीक था इस काम में। फिर भगवान की लैला भगवान ही जानता है। हरीलाल की आवाज लरसी गई। शायद कोई और ख्याल उसके दिल में आया। उसने सहमी हुई निगाहों से कन्हैयालाल को देखा और फिर अपने आप को संभाला। उसने सोचा कि कहीं कोई बुरी आत्मा न हो जो कन्हैयालाल के वजूद में सुरायत कर गई हो। लेकिन सुंदरलाल जिस तरह जज्बाती नजर आ रहा था, उसके तहत इस बात का इजहार भी नहीं किया जा सकता था, वरना शामित आ जाती। उधर सुंदरलाल इससे कह रहा था, मैं तुमसे यही मशवरा करने आया हूँ हरीलाल कि मैं इन्हें सीधा घर ले जाऊं या कहीं और ले जाकर रखूं। कहीं और ले जाकर रखने की जरूरत नहीं महाराज, पर एक बात यह है, आप इन पर पहरा रखें। कहीं इनके दुश्मन इन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए। किसी को इनसे न मिलने दीजिए। किसी को भूलकर भी ये न बताए कि इनका दिमागी तवाज़ुन कुछ खराब है। ऐसा करो हरीलाल, तो मेरे साथ चलो। नाना महाराज, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं इस समय आपके साथ जाऊंगा तो आपको तो खैर कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन हो सकता है लोग मुझे देखकर पकड़ लें। मेरा मतलब है वो जिन्होंने कन्हैयालाल महाराज को जहर दिया था। मेरी गर्दन तो आसानी से नापी जा सकती है। वो लोग मेरी गर्दन पकड़कर मुझे ये बताने पर मजबूर करेंगे कि बड़े महाराज कहाँ से हासिल किए गए। आप सोच लें जैसे आपका हुक्म हो। नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे इस बात का अंदाजा है। तो फिर मैं इन्हें लेकर चलता हूँ। बाकी तो है कोई फिक्र की बात नहीं। तुम थोड़ी देर के बाद आ जाना। हाँ, मैं आ जाऊंगा, हरीलाल ने कहा और थोड़ी देर के बाद हरीलाल उतरकर अंदर चला गया और सुंदरलाल कन्हैयालाल को लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। उनकी निगाहें बार बार कन्हैयालाल की जानिब उठ रही थी। बेटे बाप से बड़ी मोहब्बत करते थे और जो कुछ बीती थी इस पर वो बड़े खास बाख्ता थे। लेकिन बहरहाल अब कन्हैयालाल मिल गया था। रास्ते में बहुत सी बातें सुंदरलाल ने सोची, यहाँ तक कि वो हवेली में दाखिल हुआ। फिर हवेली में जिसने कन्हैयालाल को सुंदरलाल के साथ नीचे उतरते देखा, उसके चेहरे पर खौफ व दहशत के आसार फैल गए। अभी थोड़े दिन पहले इसका क्रियाक्रम करके इसे शमशान पहुंचाया था, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो नाकाबिले यकीन था। और अब एक बार फिर कन्हैयालाल हवेली वापिस आया। चारों तरफ भगदड़ मच गई। जो मोहब्बत करने वाले थे वो दीवानों की तरह दौड़ पड़े। कुछ ऐसे थे जिन्होंने हैरानी से दूर दूर से देखने पर इक्तफा किया और कुछ ऐसे भी थे जिनकी हालत खराब हुई। बहरहाल सारे के सारे जमा हुए। सुंदरलाल की बीवी कौशल तो आकर लिपट गई, अलबत्ता राजश्री जरा दूर दूर से देखती रही। सुलाद की पुछार भी हो गई। महेंद्र लाल भी थोड़ी देर के बाद कहीं से आया और यहाँ उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। बेशक सुंदरलाल महेंद्र लाल से ज्यादा बाप का शदाई था। बहरहाल सुंदरलाल से तरह तरह के सवालात किए गए। सुंदरलाल ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, असलियत तो भगवान जानता है, लेकिन मैंने पिताजी को रास्ते में सड़क पर जाते हुए पाया और इन्हें पहचान लिया। ये अपनी यादाश्त खो चुके हैं, पूछते हैं मैं कौन हूँ। बहरहाल मैंने हरीलाल के पास आदमी दौड़ाया, वो पहुंचता ही होगा।
अरे छोड़ो भैया जी, आप कैसी बातें करते हो। हरिलाल मामूली सा वीद है, वो क्या पिताजी की बीमारी का पता चला सकेगा। किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू करते हैं, शहर ले चलते हैं पिताजी को। बात सुनो महेंद्र, हरिलाल मामूली सा वीद है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो हमारे सारे परिवार का इलाज करता रहा है। मुझे उस पर एतबार है। लेकिन मुझे उस पर एतबार नहीं भैया जी। मैं इस सिलसिले में किसी की मदाहलत पसंद नहीं करूंगा, सुंदरलाल ने आखिरी लहजे में कहा और महेंद्रलाल खामोश हो गया। अलबत्ता तन्हाई में राजश्री ने किसी कदर नाशगवार लहजे में कहा, क्या है सब कुछ। बड़े भैया हमारी बात को ऐसे टालते हैं जैसे हमारा इस घर से कोई ताल्लुक ही ना हो। किसी बुरी तरह से वीजी के मामले में तुम्हें झिड़क दिया, सही तरह से ये तक नहीं बताया कि आखिर पिताजी मिले कहाँ से। क्या हम लोग इतने ही गए गुजरे हैं? ये तो बड़ी बुरी बात है। महेंद्रलाल खामोश हुआ। बहरहाल हरिलाल भी आया। उसके बाद वो लोग कन्हैया लाल का जायजा लेने लगे। कन्हैया लाल अपने बारे में सब कुछ भूल गया था, किसी को क्या बताता। वीर जी ने अपने तौर पर उल्टे सीधे इलाज शुरू किए। ये बात मुकम्मल तौर पर खुफिया राज में थी कि पहली बात तो ये कि कन्हैया लाल को हुआ क्या था, दूसरी बात ये कि वो कहाँ गायब हो गया था, कौन बताता ये सब कुछ। चुनाचे खामोशी इख्तियार कर ली गई। 3-4 दिन के अंदर अंदर घर के मामलात मामूल पर आए। जो बात समझ में नहीं आई थी वो अभी तक नहीं समझी जा सकी। कन्हैया लाल खोई हुई याददाश्त का मुजाहिरा कर रहा था। अक्सर वो अपने कमरे से निकल आता और पूरी हवेली में भटकता फिरता। बाज़-औक़ात ये लोग इसका ताक़ुब करते और ये देखते कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है। अलबत्ता सुंदरलाल ने हरिलाल के मशवरे पर पूरी हवेली के एक एक फर्द पर नजर रखना शुरू कर दी। अपने बहुत ही काबिल एतमाद मुलाजमों को उसने हिदायत की थी कि बिल्कुल खुफिया तरीके से कन्हैया लाल जी का जायजा लेते रहें और इनकी तरफ में आने जाने वालों पर भी नजर रखें। हो सकता है कोई कन्हैया लाल जी को दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। बहरतौर ये सारी की सारी बातें अपनी जगह थी। कन्हैया लाल अपने तौर पर वक्त गुजार रहा था। फिर उस शाम थोड़ी सी तब्दीली हुई। हुआ ये था कि एक दरख्त की आड़ में महेंद्रलाल खामोश बैठा हुआ सोचों में घिरा था कि उसे दरख्त के दूसरी सिमत आहटें सुनाई दी और वो चौंक पड़ा। उसने हल्की सी गर्दन उठाकर देखा तो उसके दोनों साले गोविंद और चोखा उस तरफ आ रहे थे। दरख्त के उस तरफ एक बेंच पड़ी थी। वो उस बेंच पर बैठे चोखा ने गोविंद से कहा, मगर मैं कहता हूँ तू मरा क्यों जा रहा है। देखो चोखा भैया, जिंदगी को ज्यादा कीमती समझता हूँ। ये जाहिर बात है कि इस घर की दौलत और जायदाद हमारी नहीं हो जाएगी। हमारा तो बस ये है कि छोटे छोटे काम करके जो भी हासिल हो कर सकते हैं। आखिर एक दिन हमें यहाँ से निकल जाना है, लेकिन तुम यकीन करो मेरी हालत खराब है। क्यों? आखिर क्यों? या तुम समझते क्यों नहीं? उस बुढ़े खोसर के बारे में क्या कहते हो तुम? अरे हमने अपने हाथों से उसे जहर दिया और जहर भी मामूली नहीं था। जहाँ से हम ये लाए थे देने वाले ने ये कहकर हमें ये जहर दिया कि घोड़े को भी पिला दोगे तो मर जाएगा, जीता नहीं बचेगा। उसकी हर बात सच साबित हुई। बज़ाहिर कोई पता नहीं लग सका कि बुढ़े को जहर दिया गया है, लेकिन बुढ़ा जीता बच गया। और अब वो कभी कभी हमें ऐसी नजरों से घूरता है कि मानो अब बताने ही वाला है कि इसको हमने जहर दिया। भैया मेरी तो जान ही निकल जाती है, खून सूख जाता है मेरी रगों में। मुझे तो डर है कि कहीं किसी वक्त मुझे कोई नुकसान न पहुंचाए। अब तो तुमसे एक बात कहूंगा मैं कि अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो बेशक रहो, तुम्हारी अपनी मर्जी। लेकिन मैं किसी वक्त यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। यहाँ से तो अब भाग जाना ही अच्छा है। मुझे भी तो डरा रहा है चोखे। मैंने तो कभी महसूस नहीं किया कि बुढ़ा हमें घूर रहा है। आपको काम ऐसा है कि तू करो या ना करो, मैं क्या कह सकता हूँ। मगर हम इसके बाद कहाँ जाएंगे? संसार बहुत बड़ा है। बस एक बात बता सकता हूँ मैं तुम्हें। वो क्या? मैंने पता लगाया है कि छोटे दीदी के जेवरात कहाँ रखे हैं। बड़ी मुश्किल से ये सारा पता लगाया। उन्हें लेकर उड़ जाते हैं। अगर तुम साथ नहीं दोगे तो तुम्हारी मर्जी। मैं तो अब यही बात कह रहा हूँ कि यहाँ से निकल जाना ज्यादा बेहतर है। छोटी दीदी के जेवरात का पता लगा लिया तूने? तभी तो हिम्मत करी है, कुछ लेकर ही जाएंगे। मगर जाएगा कहाँ? ये यहाँ से निकल जाने के बाद सोचा जाएगा। ऐसे जाएंगे कि कोई हमारा पता न लगा सके। वैसे जेवरात भी लाखों रुपए के हैं। कहीं भी छोटी मोटी जगह जाकर अपना जीवन शुरू कर सकते हैं हम। हाँ, अगर ऐसी बात है तो फिर तो सोचा जा सकता है यहाँ से जाने के बारे में। तू क्या पागल समझ रखा है मुझे? मैं तो मुकम्मल तौर पर इस चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। तो फिर ठीक है, ये बताओ कब चलोगे यहाँ से? मैं तो कहता हूँ आज ही रात। ठीक है, जेवरात कहाँ है? वो जो मसहरी के नीचे एक जगह बनी है ना, वहाँ बड़ा सा संदूकचा है। जेवर ही जेवर बड़े हुए हैं उसमें। करोगे क्या? ऐसा करते हैं कि मैं शाम के खाने से पहले ही जाकर मसहरी के नीचे छुप जाता हूँ। तुम हवेली के पिछले हिस्से में टूटे दरवाजे के पास मेरा इंतजार करना।
जेवरात का संदूकचा लेकर मैं पहुंच जाऊंगा और बस तुम तैयार रहना, दोनों निकल चलेंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा कि बाहर तांगा मांग लूंगा। तांगा हमें यहाँ से लेकर रामूगढ़ पहुंचा देगा। रामूगढ़ के कोई 7 मील के फासले पर छोटा रेलवे स्टेशन है, वहां से किसी रेल में बैठकर चल पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक, तांगे का बंदोबस्त कर लेना तुम, मैं कर लूंगा, तू परवाह मत कर। बस जरा होशियारी से सारे काम करना। मैंने कहा तुम चिंता मत करो। महेंद्र लाल ये सारी बातें सुन रहा था, उसके पूरे बदन में आग लग रही थी। इस बात का शुबा एक बार सुंदर लाल ने जाहिर किया था कि ये दोनों हराम को छोटी मोटी चोरियां करते हैं और जरूर इनके हाथों कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन महेंद्र लाल ने भाई से कहकर बात खत्म की कि अगर ऐसा हुआ तो तमाम हर्जाना वो खुद भरेगा। साफ जाहिर था कि महेंद्र लाल बुरा मान गया था, इसलिए सुंदर लाल भी खामोश हुआ। लेकिन आज जो कुछ सामने आया था उसने महेंद्र लाल के तन बदन को दहका के रख दिया। इन कुत्तों ने कन्हैया लाल को जहर दिया, आखिर क्यों? इसकी वजह भी तो मालूम होनी चाहिए। और इसके लिए महेंद्र लाल अपने जहन में बहुत से मंसूबे तरतीब देने लगा। सारा प्रोग्राम उसके इल्म में था। वो खामोशी से वहां से खिसका। उन दोनों को ये अंदाजा भी ना हो सका कि उनकी शामत इस तरह आ गई है। महेंद्र लाल ने अपने 2 खास आदमी को, जो बड़े खट्टे कट्टे थे, अपने साथ काम करने के लिए महसूस किया और उनसे कहा कि उन्हें एक अहम काम करना है, लेकिन अभी कुछ उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। मंसूबा चूंकि महेंद्र लाल के इल्म में था, चुनाचे उसने अपनी मंसूबा बंदी अलग से कर ली। वो जानता था कि इस वक्त जब सब लोग खाने के लिए खाने के कमरे में पहुंच जाएंगे, उस वक्त गोविंद या चोखा उनके बेडरूम में मसहरी के नीचे छुप जाएंगे। बल्कि हो सकता है उसी वक्त उनमें से कोई राजश्री के जेवरात पर भी हाथ साफ कर दे। चुनाचे महेंद्र लाल ने अपने तौर पर एक मौसर मंसूबा बनाया और अपने दोनों आदमियों को खास हिदायत देकर मुस्तैद कर दिया। गर्ज ये कि रात के मामूल के मुताबिक सब खाने के कमरे में जमा हो गए। उस वक्त गोविंद मौजूद न था और चोखा वहां था। राजश्री ने चोखे से गोविंद के बारे में पूछा तो चोखे ने कहा, बाहर क्या हुआ है दीदी? कह रहा था कि कुछ पेट में गड़बड़ है, खाना नहीं खाएगा, जरा नंबर चक्कर लगाकर आता है। राजश्री खामोश हुई। खाने से फरागत हासिल करने के बाद महेंद्र लाल ने कहा, राजश्री जरा आओ मेरे साथ, तुमसे कुछ काम है। रात के 10-11 बजे सब साथ हुआ करते थे, लेकिन आज महेंद्र बीवी को लेकर अपने बेडरूम में आ गया। उसने बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद करके लॉक किया। राजश्री सवालिया निगाहों से उसे देख रही थी। महेंद्र ने कहा, वो राजश्री जरा सारे जेवरात तो निकाल कर दो मुझे, जो तुम घर में पहनती हो। क्या करेंगे आप उनका? कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें धुलवा दूं। असल में मेरा दोस्त जौहरी है, वो बड़ी अच्छी सफाई करता है। जा जरा निकालो, देखे तो सही कौन कौन सा जेवर मेला है। राजश्री खामोशी से उस जगह पहुंची जहां अलमारी के पीछे एक छोटी सी तिजोरी बनी थी। ये तिजोरी खास तौर से जेवरात के लिए बनाई गई थी। राजश्री ने एक महसूस जगह चाबी निकाली और तिजोरी खोली, लेकिन दूसरे लम्हे उसके हलक से एक अजीब आवाज निकली। उसने तिजोरी में हाथ घुमाया, लेकिन तिजोरी खाली थी। महेंद्र लाल दूर से बीवी के चेहरे के तासुरात देख रहा था। राजश्री की चीख की आवाज पर बोला, क्यों, क्या हुआ? वो महेंद्र लाल, इसमें तो एक भी जेवर नहीं है। भगवान की सौगंध, कल तो सारे यही थे। हाय राम, मेरे जेवर कहाँ गए? राजश्री की आवाज बुरी तरह बढ़ा गई। फिर वो बाकायदा रोने लगी। मैंने यही रखे थे, कल तक सारे जेवरात थे मेरे, कौन ले गया? कहाँ गए मेरे जेवर? राजश्री, तुम्हारे ख्याल में कौन ले सकता है? मुझे क्या मालूम, खायराम मेरे जेवर। राजश्री बुरी तरह बिलक रही थी। चुप हो जाओ, मैं कहता हूँ आखिर जेवर कहाँ चले गए? मैं कह रही हूँ मुझे क्या मालूम। लेकिन मुझे मालूम है, महेंद्र लाल ने कहा। मालूम है? कहाँ गए बताइए, क्या आप ही ने कहीं छुपा रखे हैं? वरना आप मुझसे जेवरात के बारे में इस तरह पूछते क्यों? हाँ, मैंने छुपा दिए हैं, बताता हूँ तुम्हें, महेंद्र लाल ने कहा और अलमारी की जानिब बढ़ गया। फिर अलमारी खोलकर उसने पिस्टल निकाला तो राजश्री चौंक पड़ी। ये पिस्टल आपने किसके लिए निकाला है? बताता हूँ, सुंदरलाल बराई हुई आवाज में बोला। फिर कहा, इतने अरसे से सुंदरलाल कह रहे थे कि तुम्हारे ये दोनों भाई चोर हैं और चीजें चुरा कर ले जाते हैं। क्या समझी? आज मुझे पता चला कि तुम खुद इनकी मदद करती हो। क्या कह रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? आंखों से देखा है किसी को आपने। इल्जाम लगा रहे हैं मेरे भाइयों पर। और अब तो मुझे बताओगे कि जेवरात किसने लिए हैं? महेंद्र लाल ने पिस्टल राजश्री पर तानते हुए कहा। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं अपने ही घर में चोरी करूंगी क्या? मुझे क्या मालूम किसने लिए हैं जेवरात? मुझे मालूम है, तुम्हें सब कुछ मालूम है, सब मिली भगत है तुम्हारी। अगर नहीं है तो बताओ मुझे कि ये 2 मसंडे यहाँ क्यों रहते हैं? तो यूं कहिए मेरे भाइयों से पुरखाश है आपको, उन्हें यहाँ से निकालना चाहते हैं। साफ साफ कह देते, भला कोई जबरदस्ती किसी के घर रहता है?
वो तो दोनों मेरी मोहब्बत में यहाँ रहते हैं, वरना कौन किसी के घर रहता है। उन्हें सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत है राजश्री, और किसी से नहीं। जहाँ जिस घर में वो खुद रहते थे, हाँ, वो बचपन ही से मुझे ज्यादा चाहते हैं। बस इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि चूंकि वो बचपन से तुम्हें सबसे ज्यादा चाहते थे, इसलिए तुम भी उन्हें सबसे ज्यादा चाहती हो, और उनकी मदद करने के लिए तुमने वो जेवरात खुद उनके हवाले किए। अब मैं सर फोड़ूंगी अपना, समझे आप, आत्महत्या कर लूंगी। इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, मैं कहती हूँ कोई सबूत है आपके पास? सबूत इस मसहरी के नीचे है। आखिरकार महेंद्र लाल ने सही बात कर डाली। क्या मतलब? चल बाहर निकल आ, नहीं तो नीचे हाथ डालकर गोलियों की बारिश कर दूंगा। मैं नहीं जानता कि तू यहाँ मौजूद है या नहीं, पर समझ के अंधा होकर गोलियां चलाऊंगा, और उसके बाद मेरा कसूर नहीं होगा। महेंद्र लाल गुस्से से बोला, और राजश्री ताज्जुब से उसकी सूरत देखने लगी। फिर बोली, क्या हो गया है आपको? गोली चलाता हूँ मैं, महेंद्र लाल ने कहा, और मसहरी के नीचे हाथ डालकर पिस्टल के ट्रैगर पर उंगली निकली। निकलता हूँ, निकलता हूँ, गोविंद की आवाज सुनाई दी, और राजश्री इस तरह उछल पड़ी जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वो फटी फटी आंखों से नीचे देख रही थी। उसके चेहरे पर खौफ के आसार नजर आ रहे थे। को कौन है? दो, महेंद्र लाल ने गिनती गिने। आ रहा हूँ जीजा जी, आ रहा हूँ, गोविंद की आवाज फिर सुनाई दी। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता मसहरी के नीचे से निकल आया। पहले उसके पांव नमूदार हुए। राजश्री खौफ से कई कदम पीछे हटी। आखिरकार गोविंद नीचे से निकल आया। राजश्री ताज्जुब भरी निगाहों से उसे देख रही थी। गोविंद के चेहरे पर शदीद दहशत के आसार थे। एक बार उसने दरवाजे की जानिब देखा तो महेंद्र लाल ने कहा, एक कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाया तो तेरी रीढ़ की हड्डी 6 टुकड़ों में तकसीम कर दूंगा। अरे दया, रे दया। गोविंद जल्दी से पलटकर दीवार से जा लगा। वो बुरी तरह कांप रहा था, और राजश्री हैरत से सकते में रह गई। कहाँ है जेवर? पलंग के नीचे, गोविंद ने जवाब दिया, और राजश्री उछल पड़ी। चलो बहुत ज्यादा दहशतज़दा होने की अदाकारी मत करो, मसहरी के नीचे घुसकर जेवर निकालो। राजश्री अपनी जगह से नहीं हिली तो महेंद्र लाल ने फिर पिस्टल को जुम्बश देकर कहा, चल, जेवर के अपने बाप के लिए रखकर आया है, वहां निकाल कर ला। आखिरकार गोविंद ने मसहरी के नीचे से जेवर की पोटली निकाली, और महेंद्र लाल के इशारे पर उसे खुद ही खोल भी दिया। यह है सबूत, और कोई सबूत चाहिए? राजश्री पर गशी तारी हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर बैठती चली गई, और फिर वहीं गिरकर बेहोश हो गई। महेंद्र लाल ने नफरत से गोविंद को देखा और बोला, और चोखा तेरा इंतजार कर रहा होगा। क्यों महाराज? जीजा जी माफ कर दीजिए, आपको भगवान का वास्ता मुझे माफ कर दें। जवाब में महेंद्र लाल हंस पड़ा। फिर उसने कहा, माफ तो तुझे कर ही दूंगा, जोरू का भाई है ना। चल खामोशी से मेरे साथ बाहर निकल। और फिर महेंद्र लाल ने पिस्टल जेब में रखा और गोविंद से कहा, मेरी जेब में रखे पिस्टल की नाक का रुख तेरी तरफ है। जरा भी कोई हरकत करने की कोशिश की तो फायर कर दूंगा, जिसका जिम्मेदार तू खुद होगा। नहीं महाराज, अब चिंता न करें, मैं अब सीधा हो गया हूँ। फिर महेंद्र लाल गोविंद को लेकर वहां से चल पड़ा। साथ में उसने 2 मुलाजिम भी अपने साथ लिए, और आखिरकार वो उस जगह पहुंचा जहां चोखा गोविंद का इंतजार कर रहा था। चोखे को भी पिस्टल के जोर पर काबू में किया गया। उसके बाद महेंद्र लाल ने कहा, अब तुम दोनों को मैं डाका जनी के इल्जाम में कम से कम 5 साल की सजा करवाऊंगा। दोनों महेंद्र लाल के पैरों में गिरे और रो रोकर उसे माफी मांगने लगे। जीजा जी, 5 साल में तो हम मर जाएंगे, आपको भगवान का वास्ता हमें मुआफ कर दें। बहुत देर तक महेंद्र लाल उन्हें डराता रहा, उनसे पूछता रहा कि उन्होंने हवेली में क्या क्या चोरी किया है, और बहुत सी चोरियां उनके इल्म में आई। बहरहाल उसके बाद महेंद्र लाल ने कहा, अब तुम दोनों रेल में बैठो और यहाँ से इतनी दूर दफा हो जाओ कि मुझे तुम्हारा नामो निशान ना मिले। अगर दोबारा कभी तुम्हारी झलक नजर आई तो फिर मेरा गुस्सा बढ़ जाएगा, और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जीजा जी, आप एक बार बस हमें माफ कर दें, उसके बाद देखेंगे कहाँ जाते हैं, नजर नहीं आएंगे आपको। और उसके बाद वो दोनों चले गए थे।